नमस्ते दोस्तों, चलिए आज चलते हैं टाइम ट्रैवल पर सीधे दक्षिण भारत के एक ऐसे जबरदस्त साम्राज्य में जिसका नाम था विजयनगरा। पता है इसका मतलब क्या है? जीत का शहर। एक ऐसी सल्तनत जो 14 से 16वीं सेंचुरी तक मतलब लगभग 200 साल तक अपनी शान शौकत के लिए जानी जाती थी। तो आइए इसके इस शानदार इतिहास और उसके बाद जो हुआ उस रहस्य को खोलते हैं। और देखिए, हम ही नहीं कह रहे। 15वीं सेंचुरी में एक पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक जब यहाँ आए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने लिखा, ये शहर तो ऐसा है जैसा ना कभी आंख ने देखा ना कानों ने सुना है। सोचो, जब बाहर से आने वाले लोग इतने हैरान थे तो ये शहर असल में क्या चीज होगी। कमाल है ना। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक मिनट, अगर ये शहर इतना इतना शानदार था तो फिर ये कैसे हुआ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन शहरों में से एक आज सिर्फ खंडरों का ढेर है? हाँ, आज हम जिसे हम्पी के रुइंस कहते हैं ना, वो वही विजयनगरा है। एक हंसता खेलता अमीर शहर कैसे तबाह हो गया? बस यही गुत्थी आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसकी खोज से। देखिए, विजयनगर के तबाह होने के बाद ना ये जगह सदियों तक जैसे खोई गई थी। लोग इसे हम्पी के नाम से जानते थे, पर इसकी असली पहचान धुंधली पड़ चुकी थी। तो आखिर कैसे इस भूले बिसरे शहर को ढूंढ निकाला गया? चलिए पता करते हैं। और इस खोज का क्रेडिट जाता है कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। सन 1800 की बात है। ये साहब एक इंजीनियर थे, पर इतिहास का जुनून था इनमें। उन्होंने ही हम्पी के इन खंडरों को दुनिया की नजरों में लाया। सोचो, वो इंडिया के पहले सर्वेयर जनरल थे। उन्होंने इस जगह का पहला मैप बनाया। और शुरुआत में उन्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? वहाँ के विरूपाक्षा मंदिर के पुजारियों से, उनकी यादों से, उनकी कहानियों से। फैसिनेटिंग। अच्छा, तो खोज की बात तो हो गई, लेकिन अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर ये इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे? किन लोगों ने इसकी नींव रखी? यहाँ के राजाओं को राया कहते थे, और उनके पावर में आने की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, विजयनगर पर किसी एक खानदान ने रूल नहीं किया। इस पर टोटल 4 डायनेस्टीज यानी 4 राजवंशों का शासन रहा। सबसे पहले 1336 में आए संगमा डायनेस्टी के 2 भाई हरिहरा और बुक्का। इन्होंने इसकी शुरुआत की। फिर 1485 में पावर मिलिट्री कमांडर्स के हाथ में चली गई और आई सलुआ डायनेस्टी। उसके बाद 1503 में तुलुआ डायनेस्टी आई, और दोस्तों यही था इस एम्पायर का गोल्डन पीरियड। और सबसे आखिर में थी अराविडू डायनेस्टी। अब विजयनगरा इतना बड़ा कैसे बना? इसका एक राज था, उनका एमारा नायका सिस्टम। सिंपल शब्दों में समझें तो राजा यानी राया अपने मिलिट्री कमांडर्स को अलग अलग इलाके दे देते थे कि भाई ये तुम्हारा एरिया, तुम यहाँ रूल करो। इन कमांडर्स को कहते थे एमारा नायकास। बदले में ये कमांडर्स क्या करते थे? वो उस इलाके से टैक्स कलेक्ट करते थे और राजा के लिए एक सेना मेंटेन करते थे। इससे एम्पायर बहुत तेजी से फैला, पर इसका एक साइड इफेक्ट भी था। ये कमांडर्स इतने पावरफुल हो गए कि आगे चलकर वो राजा के लिए ही आफत बन गए। तो अब आते हैं इस कहानी के अहम हिस्से पर, विजयनगर का गोल्डन एज। और ये दौर आया तुलुवा डायनेस्टी के सबसे सबसे महान राजा कृष्णदेवराया के टाइम में। इनके राज में ये शहर क्या था, इसकी शान कैसी थी, चलिए एक झलक देखते हैं। कृष्णदेवराया का राज 1509 से 1529 तक बस कमाल का था। एक तरफ उन्होंने मिलिट्री जीत हासिल की, रायचूर दुआब जैसा फर्टाइल इलाका जीता 1512 में। फिर 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। तो ऐसी थी उनकी मिलिट्री पावर। दूसरी तरफ वो आर्ट और आर्किटेक्चर के दीवाने थे। आप जो बड़े बड़े मंदिरों के शानदार गेटवेज यानी गोपुरम्स देखते हैं, वो उन्हीं की देन है। यही नहीं, उन्होंने अपनी माँ की याद में एक पूरा नया शहर नागालापुरम बसा दिया। तो ये कैपिटल सिटी कितनी सेफ थी, सोचो। इसके चारों तरफ कितनी दीवारें होंगी? 1, 2 नहीं, इस नंबर को देखो, पूरी 7। कैन यू बिलीव इट? 7 कॉन्सेंट्रिक वॉल्स, मतलब एक के अंदर एक, 7 सुरक्षा के घेरे। ये दिखाता है कि उनकी प्लानिंग किस लेवल की थी, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और इन दीवारों की सबसे यूनिक, सबसे स्मार्ट बात पता है क्या थी? उन दीवारों के अंदर सिर्फ शहर या महल नहीं थे, बल्कि खेती की जमीन और जंगल भी आते थे। कितना ब्रिलियंट आइडिया था ये। इसका मतलब अगर दुश्मन ने शहर को घेर भी लिया, महीनों तक घेरे रखा, तो भी अंदर के लोगों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। सीज प्रूफ सिटी एकदम। अब देखिए, विजयनगरा एक ऐसे इलाके में था जहां पानी की काफी कमी थी, एक ड्राई एरिड रीजन। तो इतने बड़े शहर के लिए पानी कहाँ से आता था? वेल, यहाँ के लोग वाटर मैनेजमेंट के मास्टर थे।
उन्होंने तुंगाभद्रा नदी का पानी शहर तक लाने के लिए कमाल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। हिरिया कानाल जैसी नहरें खोदी, कमलापुरम जैसे बड़े बड़े टैंक्स बनाए। इनसे न सिर्फ खेतीबाड़ी चलती थी बल्कि पूरे शहर की प्यास बुझती थी। पर कहते हैं ना, हर अच्छे वक्त का अंत होता है। अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से इस जीत के शहर की हार शुरू हुई। एक लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ तलीकोटा की। कृष्णदेवराया के बाद एम्पायर में आपस में ही भावर के लिए झगड़े शुरू हो गए। एम्पायर कमजोर हो रहा था। तभी चीफ मिनिस्टर रामराया ने एक बहुत रिस्की गेम खेला। उसने सोचा, चलो पड़ोसी डेक्कन सल्तनत्स को आपस में लड़वाते हैं। एक को दूसरे के खिलाफ भड़काया। सोच थी कि इससे सब कमजोर रहेंगे और विजयनगरा सेफ रहेगा। लेकिन ये प्लान बैकफायर कर गया। सल्तनत्स ने सोचा, अरे ये रामराया तो हम सबके लिए खतरा है, और वो सब आपस की दुश्मनी भूलकर उसके खिलाफ एक हो गए। और फिर आया वो दिन, साल 1565। पहले तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानेट्स एक हो गए। उन्होंने विजयनगरा के खिलाफ एक अलायंस बनाया। फिर रक्षासी तंगड़ी के मैदान में, जिसे बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहते हैं, आर्मीज आमने सामने आईं। और इस लड़ाई का नतीजा विजयनगरा के लिए बहुत बुरा था। उनकी आर्मी हार गई, रामराया को पकड़कर मार दिया गया। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक काला पन्ना है। जीती हुई सेनाओं ने जीत के शहर में घुसकर उसे महीनों तक लूटा और तबाह कर दिया। शहर तो तबाह हो गया, लेकिन उसकी कहानी, उसकी रूह, वो आज भी वहां के पत्थरों में जिंदा है। तो चलिए वापस चलते हैं हम्पी के उन्हीं खंडहरों में और सुनते हैं कि ये पत्थर हमें उस दौर के बारे में क्या बताते हैं। इन रूइंस में आपको इतिहास हर कोने में महसूस होगा। जैसे विरूपाक्ष मंदिर, ये बहुत पुराना मंदिर है जिसे विजयनगरा के राजाओं ने और भी शानदार बनाया। फिर विट्ठला टेम्पल, जिसका पत्थर का रथ तो फेमस है ही, पर वहां के म्यूजिकल पिलर्स भी हैं, ऐसे खंभे जिनसे संगीत निकलता है। और फिर है लोटस महल। इसकी खूबसूरती देखिए, इसमें आपको लोकल स्टाइल के साथ साथ इस्लामिक आर्किटेक्चर का असर साफ दिखेगा। और वो विशाल प्लेटफॉर्म, महानवामी डिब्बा, जहां सभी बड़े बड़े रॉयल फेस्टिवल्स होते थे। और यही चीज़ विजयनगरा के आर्किटेक्चर को सबसे खास बनाती है। ये एक फ्यूजन है। यहाँ के लोगों ने अपने ट्रेडिशनल द्रविडियन स्टाइल को पड़ोसी सल्तनत्स के इस्लामिक स्टाइल के साथ मिक्स कर दिया, और इससे एक बिल्कुल नया यूनिक इंडो इस्लामिक स्टाइल पैदा हुआ। तो इससे एक बात साफ होती है कि इन राज्यों के बीच सिर्फ जंग ही नहीं थी, कल्चर का, आइडियाज़ का आदान प्रदान भी था। लेकिन जब आप इन खंडरों को देखें तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिस्ट जॉन फ्रिड्स और जॉर्ज मिचेल कहते हैं कि ये जो पत्थर के स्ट्रक्चर्स हम आज देखते हैं ना, ये तो बस एक स्केलेटन है। असली शहर कैसा था उसके लिए इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि इन पत्थरों पर लकड़ी के सुंदर कॉलम्स थे, ब्रैकेट्स थे, सब पर प्लास्टर था और ब्रिलियंट चमकीले रंगों से सब कुछ पेंट किया हुआ था। सोचो वो शहर कितना जिंदा, कितना कलरफुल रहा होगा। तो हम्पी की ये पत्थर, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक कहानी है, पावर की, दौलत की और आखिर में बर्बादी की। यह हमें याद दिलाते हैं कि वक्त कितना पावरफुल होता है, सब कुछ बदल देता है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। आपके शहर में, आपके आसपास जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो शांत खड़े रहते हैं, कभी सोचा है वो कौन सी कहानियां सुनाना चाहते हैं? इस पर जरूर सोचना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।